फिल्म की शुरुआत में हमें पहले विश्व युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे सैनिक दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से लुडविंग नाम का सैनिक वहीं बैठकर डायरी लिख रहा होता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियन सेल्डम को देखते हैं, जो स्टूडेंट्स को एक किताब दिखाकर कहता है कि ये वही किताब है जिसे लुडविग लिख रहा था, जो 20th सेंचुरी की सबसे बढ़िया फिलोसॉफिकल किताब है। दूसरी तरफ हम मार्टिन नाम के लड़के को देखते हैं, जो सेल्डम को अपना आइडल मानता है। मार्टिन चाहता है कि वो उनकी टीचिंग के साथ अपनी पीएचडी भी पूरी करे, इसलिए वो एक बुजुर्ग फीमेल जूलिया, जो कि सेल्डम की दोस्त है, उनके घर पर रहने आता है। और तभी वहाँ उसकी बेटी बेट भी आ जाती है। दरअसल जूलिया को कैंसर है और डॉक्टर ने उसे 5 महीने का समय दिया था, लेकिन पिछले 5 साल से बेथ उनकी नर्स की तरह देखभाल कर रही है, जिससे उन्हें जीने के लिए और समय मिल गया। अब रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो बेथ मार्टिन को बताती है कि वो चेलो बजाती है। साथ ही हमें बेथ और जूलिया की बातों से पता चलता है कि उन दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो जाती है। फिर अगले दिन मार्टिन कॉलेज आता है और एक टीचर को अपना फॉर्म देकर कहता है कि मैं यहाँ सेल्डम से टीचिंग लेने आया हूँ। लेकिन टीचर उससे कहता है कि आजकल सेल्डम सिर्फ अपने रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी तरह की किताब लिख रहे हैं और इसीलिए वो तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। जो सुनकर मार्टिन दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो टेनिस खेलने लगता है, जहां उसकी मुलाकात लॉर्ना नाम के एक नर्स से होती है, जो सेल्डम को अच्छे से जानती है, क्योंकि वो हमेशा हॉस्पिटल में अपने दोस्त कैलमैन को देखने जाता है। वहीं जब लॉर्ना मार्टिन के साथ टेनिस खेलने लगती है तो वहाँ उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो मार्टिन को उसके घर छोड़कर चली जाती है। जो देखकर बेथ मार्टिन से कहती है कि तुमने तो एक ही दिन में नए लोगों से दोस्ती कर ली, तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छे से गुजर रहा है, पर मेरे जीवन के 5 साल बस जूलिया को संभालते हुए निकल गए। मैं तो अब अपने जीवन की नई शुरुआत भी नहीं कर सकती। जिस पर मार्टिन जवाब देता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। फिर अगले सीन में बेथ मार्टिन को न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है कि सेल्डम एक कॉलेज में स्पीच देने वाले हैं, जहां वो अपनी किताब के बारे में बताएंगे। जो सुनकर मार्टिन खुश हो जाता है और तुरंत कॉलेज में स्पीच सुनने निकल जाता है, जहां सेल्डम फिलॉसफी पर स्पीच दे रहे होते हैं। जिस पर मार्टिन उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हाथ उठाकर उनसे सवाल पूछने लगता है, लेकिन सेल्डम उसका सारे स्टूडेंट्स के सामने मजाक उड़ा देते हैं, जिस पर मार्टिन को काफी बुरा लगता है और अपना सारा सामान पैक करके वापस जाने लगता है। पर तभी उसकी मुलाकात यूरी नाम के स्टूडेंट से होती है, जो खुद सेल्डम का स्टूडेंट बनना चाहता था। लेकिन वो मार्टिन से कहता है कि सेल्डम अब पहले जैसे नहीं रहे, वो जो भी कहते हैं बस अपनी किताब का ऐड करने के लिए, इसलिए मुझे अब वो बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ सेल्डम सड़क पर एक नोट कचरे के डिब्बे में फेंक कर जूलिया के घर उससे मिलने जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो घर के पास आते हैं वहाँ उसे मार्टिन दिखाई देता है, जिस पर सेल्डम उससे कहते कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा मजाक उड़ाने का मेरा इरादा नहीं था। जिस पर वो उसे माफ भी कर देता है। पर जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आते हैं वहाँ उन्हें जूलिया का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पीटर नाम का ऑफिसर उन्हें इंटरोगेट करता है। सेल्डम उससे कहते कि मुझे एक नोट मिला था जिसमें लिखा था कि ये सीरीज का पहला है, और उसके नीचे जूलिया का एड्रेस और एक सर्कल बना था। जिस पर पीटर उससे कहता है कि मुझे वो नोट दिखाना, लेकिन सेल्डम कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया, क्योंकि जब से मैंने अपनी किताब लॉजिकल सीरीज ऑफ मर्डर्स लिखी है तब से मुझे आए दिन ऐसे नोट मिलते रहते हैं, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। जिस पर स्कॉट नाम का डिटेक्टिव उसे ढूंढने जाता है। सेल्डम अब पीटर से कहते हैं कि उसमें सीरीज का पहला लिखा था, यानी कि सीरीज की पहली हत्या, तो इसका मतलब और भी हत्या हो सकती है, जो कि 1, 2, 3 में हो सकती है, या फिर 2, 4, 6, या फिर फिबोनाची नंबर्स जैसे 1, 1, 2, 3, 5। जो सुनकर पीटर हैरान हो जाता है कि ये नंबर्स और सर्कल का हत्या से क्या लेना देना है। जिस पर सेल्डम उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हत्यारा मुझे गलत साबित करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब मार्टिन सेल्डम से सवाल करता है कि हत्यारे ने जूलिया को ही क्यों चुना, जबकि वो कुछ दिनों में मरने ही वाली थी, और उस हत्यारे ने तकिए से मुंह दबाकर उसे मारा है। पर उसने गुस्से में पहले उसकी नाक तोड़ी, फिर उन्हें मारा। अगर वो नाक नहीं तोड़ता तो ये सामान्य मृत्यु लगती, और शायद हत्यारे ने इसीलिए जूलिया को चुना ताकि वो हत्या करके
के बच जाए, पर उसने ये गलती कर दी। अब रात को बेथ मार्टिन के पास आकर उससे कहती है कि पीटर ने मुझे इंटरोगेट किया, उसे लग रहा है कि मैंने ही जूलिया की हत्या की है क्योंकि उनके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरी टेंशन खत्म हो गई। और ये कहकर वो मार्टिन के करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन यूरी मार्टिन से कहता है कि तुम्हारा नाम सेल्डन के साथ न्यूज़पेपर में आ गया है, मुझे तो लगता है कि शायद तुमने इसीलिए जूलिया की हत्या कर दी। पर मार्टिन बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। अब सेल्डन मार्टिन से कहते हैं कि स्कॉट को वो नोट नहीं मिला और अगर दूसरी हत्या नहीं हुई तब तो सारा आरोप बेथ पर लग जाएगा। जो सुनकर मार्टिन अब थोड़ा घबरा जाता है। अब मार्टिन केल्विन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के आदमी से होती है जो मेंटली अनस्टेबल बच्चों को स्पेशल स्कूल ले जाने का काम करता है। पर उसकी भी दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी बेटी बीमार है जिसका लंग ट्रांसप्लांट करवाना है, पर इसके लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा है। और तभी वहाँ लोर्ना आ जाती है जो फ्रैंक से कहती कि तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। वहीं मार्टिन भी केल्विन से मिलने जाता है जिसके दोनों हाथ और पैर नहीं होते और ना ही उसकी दिमागी हालत ठीक होती है। सेल्डन मार्टिन को बताता है कि केल्विन बहुत ही अच्छा टीचर था, लेकिन इसने कम दिमाग वालों पर टेस्ट करना शुरू किया जिसने उसे इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो खुद पागल हो गया और साथ ही उसे बोन कैंसर भी हो गया। पर इतने में भी वो शांत नहीं हुआ। अपना दिमाग पढ़ने के लिए उसने अपने दिमाग में नेल गन से शूट कर लिया, जिसके बाद से वो यहाँ एडमिट है। अब अगले दिन जब मार्टिन लाइब्रेरी के गेट के पास आता है तो वहाँ उसे एक पेपर चिपका मिलता है जिसमें एक सिंबल 2:15 PM और लोर्ना के हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है। इसलिए मार्टिन तुरंत लोर्ना को फोन करके कहता है कि मुझे लगता है कि केल्विन की हत्या हो गई है। इसलिए वो तुरंत उसे देखने जाती है, लेकिन वो जीवित निकलता है। पर केल्विन के बजाय उसके बाजू वाले वार्ड का आदमी मर गया होता है। पीटर अब तुरंत सेल्डन और मार्टिन को वहां बुलाकर कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सामान्य मृत्यु लग रही है, पर इसके हाथ पर इंजेक्शन का निशान भी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। जो सुनकर सेल्डन मार्टिन और पीटर के साथ दोनों सिंबल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। जिस पर फिर पीटर कहता है कि इसे जल्दी डिकोड करो वरना एक और हत्या हो जाएगी। वहीं अब रात को सेल्डन मार्टिन के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां वो उससे कहता है कि मुझे तीसरा सिंबल समझ में आ गया है क्योंकि मैं हत्यारे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। वो एक टिश्यू पेपर पर सिंबल बनाकर मार्टिन को देते हुए कहता है कि इसमें सिंबल बना है, अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम समझदार स्टूडेंट हो तो तुम इसे ना देखे बिना असली हत्यारे का पता लगाओ। जिस पर मार्टिन मान जाता है। फिर अगली सीन में मार्टिन यूरी के साथ होता है, जहां उसने काफी शराब पी रखी होती है। मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी कहता है कि आज एक अनसॉल्व मैथ्स थ्योरम को एक मैथमेटिशियन हेनरी सॉल्व करने वाला है, जो 300 साल तक सबसे मुश्किल मैथ का क्वेश्चन था। लेकिन उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता अगर सेल्डन ने मेरी मदद की होती तो। लेकिन वो एक चोर है। पर मार्टिन को लगता है कि यूरी ये सब नशे में कह रहा है, इसलिए वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। अब रात को मार्टिन बेथ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाता है, जहाँ सेल्डन भी होते हैं, साथ ही वहाँ पीटर और स्कॉट भी। जिसके बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, पर तभी मार्टिन को यूरी दिखाई देता है जो अपने पास कुछ लिए होता है। इसलिए मार्टिन पीटर और स्कॉट के साथ उसे पकड़ने जाता है, जिसे वो सभी पकड़ भी लेते हैं। लेकिन उन्हें उसके पास बस एक बैनर मिलता है जिसमें गाली लिखी होती है और वो उसे सबके सामने दिखाना चाहता था। वहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट के बीच एक आदमी अचानक ही खास कर अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर सारे लोगों में हड़कंप मच जाती है। अब पीटर मार्टिन और सेल्डन को अपनी कार से कहीं ले जा रहा होता है, जहां रास्ते में वो उनसे कहता है कि हमें म्यूजिक स्टेज पर तीसरा सिंबल मिला है जो कि एक ट्रायंगल है और वहाँ सीरीज का तीसरा लिखा था। जो सुनकर मार्टिन और सेल्डम हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन सेल्डम और मार्टिन उस अनसॉल्व क्वेश्चंस की आंसर को देखने बाकी मैथमेटिशियन के साथ बस में सवार होकर जा रहे होते हैं कि तभी मार्टिन को लॉर्ना दिखाई देती है, इसलिए वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है और सेल्डम हेनरी के आंसर देखने निकल जाता है। अब मार्टिन जब लॉर्ना के साथ होता है तो तभी उसे कुछ याद आता है, इसलिए वो तुरंत बुक स्टोर आकर पाइथागोरन सिंबल्स की किताब देखने लगता है, जिसमें वही तीनों सिंबल्स और उसके बारे में लिखा होता है। साथ ही वहाँ चौथा सिंबल भी होता
होता है जो कि टेट्रैक्ट्रिस होता है, जिसमें 10 डॉट्स बने होते हैं। लॉर्ना अब कहती कि मैंने पढ़ा है कि पाइथागोरियन लोगों के पास दवाओं का भी बहुत ज्ञान होता है, साथ ही वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जो सुनकर मार्टिन को फ्रैंक की याद आती है, जिसके पास हिस्ट्री ऑफ सर्जरी नाम की किताब थी। वही किताब उसे बुक स्टोर से भी मिलती है और उसमें वही चारों सिंबल बने होते हैं, जिससे मार्टिन समझ जाता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही है। इसलिए वो लॉर्ना के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन आकर स्कॉट से कहता है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि हत्यारा कौन है। लेकिन स्कॉट कहता है कि हमें हत्यारे ने खुद ही पत्र भेजा है जिसमें चौथा सिंबल और लोकेशन लिखी हुई है, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। इधर पीटर उस लोकेशन के अनुसार एक बस के पीछे पहुंच जाता है और पुलिस वाले जमीन पर कीले बिछाकर उस बस को रोक लेते हैं, जिसके बाद पीटर उसके अंदर जाता है जिसमें सेल्डम और बाकी मैथमेटिशियंस होते हैं। स्कॉट अब मार्टिन से कहता है कि सेल्डम और बाकियों को हमने बचा लिया है, लेकिन मार्टिन जवाब देता है कि सेल्डम उसमें कैसे हो सकता है, तुमने गलत बस को रोक ली। वो बस तो फ्रैंक चला रहा है जो मेंटली अनस्टेबल बच्चों को स्कूल ले जाता है, जिसमें लगभग 10 बच्चे होंगे। वहीं फ्रैंक उन बच्चों को लेकर सेल्डम की बस के बाजू से गुजर जाता है, पर आगे जाती दुर्भाग्य से वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और तभी वहाँ मार्टिन भी लॉर्ना के साथ आ जाता है। पीटर अब उससे कहता है कि बस का दरवाजा खुला होने से ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर ने भागने की कोशिश की थी, पर उसका टाइमिंग गलत था जिससे वो भी मारा गया और हत्यारा फ्रैंक होने के कारण ये केस भी यहीं बंद हो जाता है। अब केस सॉल्व होने के बाद मार्टिन लॉरा के साथ एयरपोर्ट आ जाता है और तभी उसके पर्स से वही टिश्यू पेपर मिलता है जिसमें सेल्डम ने तीसरा सिंबल बनाया था, लेकिन उसमें कुछ बना ही नहीं होता, जो देखकर मार्टिन समझ जाता है कि सेल्डम ने उससे झूठ कहा था। इसलिए वो सारे क्राइम सीन्स की फोटो को चेक करता है, जिसमें जूलिया के कमरे की एक फोटो में उसे स्क्रैबल टाइल्स पर जर्मन वर्ड में सर्कल लिखा हुआ मिलता है और हर कड़ी को जोड़ने पर उसे सारी चीज समझ आती है। इसलिए वो तुरंत सेल्डम से मिलने म्यूजियम आ जाता है, जहां वो उससे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि हत्यारा फ्रैंक नहीं था बल्कि बेथ है और उसने ही परेशान होकर जूलिया की हत्या कर दी, क्योंकि वही गुस्से में उन्हें मार सकती थी और इसी कारण से उनकी नाक टूटी, जिसके बाद उसने अपने आप को नोट भेजा मदद के लिए और आप इसलिए उसे बचाने गए क्योंकि आप बेथ को पसंद करते थे। पर जब आप घर पर आ रहे थे कि तभी मैं भी वहाँ था, जिससे आप सबूत मिटा नहीं सके। पर जब आपकी नजर स्क्रैबल टाइल्स की नजर पर पड़ी तो आपने अपनी कहानी बनाई मैथ्स की जानकारी का प्रयोग करके, लेकिन बेथ पर से आरोप हटाने के लिए किसी और की भी हत्या करनी जरूरी थी ताकि हत्यारा कोई और लगे। पर जो दूसरी हत्या हुई वो भी सामान्य मृत्यु ही थी, लेकिन उसे हत्या बताने के लिए आपने उस आदमी के अंदर जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया और वो नोट भी आपने ही दरवाजे पर चिपकाया था और इंजेक्शन देखकर पुलिस को लगा कि इसकी हत्या हुई है, जिसके बाद आप तीसरी हत्या की तलाश में निकले और भाग्य से आपको मिल भी गया, जो कि कॉन्सर्ट में मरने वाला आदमी था। उसकी भी मृत्यु सामान्य ही थी और आपने उसकी मृत्यु का फायदा उठाकर वहाँ तीसरा सिंबल बना दिया। और रही बात फ्रैंक की, तो पहले से ही वो पागल था और वो रोज मेंटली अनस्टेबल बच्चों को स्कूल ले जाता था। वो ये सोचता था कि अगर इन बच्चों को जीने का हक है तो उसकी बेटी को क्यों नहीं, इसलिए उसने योजना बनाई। उसके पास भी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी की किताब थी जिससे उसे सारे सिंबल मालूम थे और इसीलिए उसने तुम्हारे बनाए हुए खेल का फायदा उठाकर उसने चौथे सिंबल के अनुसार सोचा कि अगर वो सारे बच्चों की हत्या कर देगा तो सारा आरोप उस हत्यारे पर लग जाएगा जो बाकी की हत्या कर रहा है, क्योंकि तुमने ही आर्टिकल देकर सारे लोगों की इस हत्या केस के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन उसकी मिस कैलकुलेशन से वो मारा गया और सारा आरोप ही उस पर लग गया, जो जानकर सेल्डम एकदम हैरान हो जाता है। पर फिर वो उसे ही एक शॉकिंग जानकारी देता है कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि बेथ तुम्हें पसंद करने लगी थी और जब तुमने उससे कहा कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, तब उसने जूलिया को खत्म करने का तय किया ताकि वो तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत कर सके। जो सुनकर मार्टिन एकदम दंग रह जाता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।